डीएनए रेप्लिकेशन पर चर्चा हम लोगों ने किया था, कहाँ तक हुआ था? उसके बाद हमने 2 वीडियो दिए थे। एक हिसाब से डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा लेक्चर आपको मिल चुका है ना? वीडियो लेक्चर आपने देखा है, लेकिन उसको फिर एक बार समझ लीजिए कहाँ तक हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था वो है। ये हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, जरा देख लीजिए। इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमने आपको बताया था कि हमारी जो सेल है वो डिवाइड करती है, और सेल में डिवीजन 2 प्रकार का होता है। तो अगर हम माइटोसिस डिवीजन की बात करें तो व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस, अगर हम इसकी बात करें तो हमने आपको बताया था कि इसमें 2 चीज़ों का डिवीजन होता है। सब कौन सा? एक होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक तो ये होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हम इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें डिवीजन किस चीज का होता है। तो माइटोसिस में अगर हम बात करें, यहाँ पे सपोज करो कि एक सेल का न्यूक्लियस दिखाया गया, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की हम बात नहीं करें, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि बायोमॉलिक्यूल और सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं। यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो सपोज करो कि इसमें एक ही जोड़ा क्रोमोसोम है। सपोज करें, मान लो कि एक पेयर क्रोमोसोम है और प्रत्येक क्रोमोसोम यहाँ पर डबल क्रोमेटिड वाला है, ऐसा है। इनमें से एक क्रोमोसोम पैटर्नल है और दूसरा कौन है? मैटर्नल है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटर्नल है। तो यहाँ पर जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपको मालूम है कि इसकी प्लॉइडी नहीं चेंज होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए की क्वांटिटी कितनी है? 4C, और प्लॉइडी इसकी कितनी है? 2N। 4C का मतलब क्या होगा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड C के बराबर है, एक क्रोमेटिड। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? क्रोमेटिड्स है। एक जोड़े में 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, तो इसको हम डीएनए की मात्रा को 4C कहेंगे। अब पता लगा कि अगर दूसरा पेयर है तो उसको 8C नहीं कहेंगे, नहीं समझे आप? जैसे मान लो 2 जोड़ा क्रोमोसोम है तो आपको 8 क्रोमेटिड दिखेंगे, तो आप कहेंगे साहब इसमें 8C हो जाएगा? नहीं, वो एक पेयर की बात कर रहा है कि एक पेयर में डीएनए की मात्रा कितनी होगी। तो ये क्या है? ये 4C, और डीएनए का जो प्लॉइडी लेवल है वो कितना है? 2N। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जब डिवीजन होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसमें 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। एक डॉटर सेल ये है, दूसरी डॉटर सेल ये है। बस इनमें जो क्रोमोसोम होता है वो उसका सेंट्रोमियर लेंथ वाइज स्प्लिट कर जाता है, ऐसे होता है, इस तरह से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो प्लॉइडी तो वही है। प्लॉइडी कितनी है? 2N। क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता, बस केवल क्रोमेटिड की संख्या घट जाती है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है और दोनों पेयर मिला के 4 क्रोमेटिड, तो 4C कहा था। अब यहाँ पर कितना कह देंगे? ये डीएनए की जो मात्रा है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएनए की मात्रा 4C से घटकर कितनी हो गई? 2C हो गई। लेकिन प्लॉइडी वही रहेगी, वो सूत्र वही है। 2 क्रोमोसोम यहाँ पर भी थे, 2 यहाँ पर भी है। आप इन्हें 4 मत मानिए, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाला, ऐसे दूसरा क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाला। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम तो 2 ही है, परंतु सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं, क्योंकि इनके बीच का जो सेंट्रोमियर था ना यहाँ पर, ये सेंट्रोमियर माइटोसिस डिवीजन में ऐसे लेंथ वाइज कट जाता है ऐसे, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और इनके जो कंपोनेंट क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस पॉइंट को हमें मेंशन कर लेना है। द सेंट्रोमियर splits and both the chromatids separated। दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से डीएनए की मात्रा यहाँ पर डॉटर सेल में 4C से 2C हो जाती है, यानी कि डिवीजन के बाद डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। यही चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में उसमें बताया होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आगे का जो डिवीजन है, नेक्स्ट डिवीजन, अगर ये दोनों सेल 4 में कन्वर्ट हो
तो ये अभी फिलहाल संभव नहीं है। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक पर्टिकुलर स्टेज में रहना पड़ेगा। इसे हम क्या नाम देते हैं, हम इसको इंटरफेज कहते हैं। और इसके बाद फिर डिवीजन शुरू होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट माइटोसिस होता है। अगला डिवीजन तभी होगा जब हम इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि डीएनए का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमने कर दी है या नहीं कर दी। तो अगर जितना नुकसान डीएनए का है हुआ है उसकी भरपाई अगर हमने नहीं किया है तो अगला डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हमको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम चले थे किससे, 4C से, आ गए कितने पर, 2C पर। तो जब तक ये अमाउंट 4C नहीं हो जाएगा तब तक अगला डिवीजन नहीं। इतनी बात समझ गए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, तो हम कहेंगे कि डीएनए की मात्रा को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, नियमित बनाए रखने के लिए, सेल की स्ट्रेंथ और न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है क्या, कि सेल का अगला डिवीजन तभी हो जब इस बात को इंश्योर कर लिया जाए कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो रेप्लिकेशन होता किस स्टेज में, सेल साइकिल में आपने देखा था कि डॉटर सेल सबसे पहले G0 में जाती है, यही देखा था ना आपने, बताया था हमने कि डिवीजन के बाद कोई भी सेल किसमें प्रवेश करती है, ये पहली स्टेज होती है G0, दूसरी होती है G1, फिर S स्टेज, फिर G2 और उसके बाद M स्टेज होता है। ये डॉटर सेल है जहाँ पर कि डीएनए की मात्रा 2C है। चले कितने से थे, 4C से, आ गए कितने पर, 2C पर। इसलिए अगला डिवीजन तब होगा जब इस पूरे स्टेज में, इस लाइन के इधर क्या है, ये पूरा इंटरफेज है, इस लाइन के इस तरफ इंटरफेज है। तो ये दोनों सेल जो अभी डॉटर सेल्स हैं, ये पहले इस स्टेज में आकर के तैयारी करेंगी अगले डिवीजन की, तभी डिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस पूरी तैयारी में हमने आपको बताया था कि G0 ये रेस्ट का होता है, यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन बनता है, आरएनए प्लस प्रोटीन ये बनते हैं, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और यहाँ पर फिर आरएनए और प्रोटीन बनते हैं और इसके बाद तब डिवीजन होता है। तो ये सेल साइकिल है, इसमें अगर हम देखें तो इतना, तो सेल का डिवीजन तभी होगा जब इस बात को हम इंश्योर कर लेंगे कि जितना नुकसान डीएनए का हुआ है उसकी भरपाई होगी। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आया कि डीएनए का रेप्लिकेशन इसलिए होता है ताकि हम डीएनए की क्वालिटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन में देखें। दूसरी बात, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होगा, तो ये एस स्टेज में होता है। कहाँ पर होता है, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, replication of DNA takes place in S phase। DNA का रेप्लिकेशन S phase में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA takes place in S phase, S phase of cell cycle। भाई पूछेंगे S phase किसका, ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र के एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और क्या होता है रेप्लिकेशन में हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक, आपको पता है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, एक का सीक्वेंस 3-5 है, दूसरे का 5-3, इसका एंटी पैरेलल है। ये हम अब बिठाएंगे, कंप्लीट करेंगे। देख लिया, बेटा अभी नहीं, उसी समय लिख लिया तो बता।
तो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 2 स्ट्रैंड, 3 5 5 3। बोथ स्ट्रैंड्स दोनों की कॉपी होती है। दोनों स्ट्रैंड इसके उनकी कॉपी होती है, केवल एक की नहीं होती। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होती है, परंतु रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड के डुप्लीकेट बनते हैं। देखिए यहां पर जो आपका एक स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड विद 3 5 सीक्वेंस लीडिंग स्ट्रैंड, हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अगर स्ट्रैंड 5 3 इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हम इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो दूसरा स्ट्रैंड होता है। यानी जो इसका 3 5 होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो 5 3 है वो क्या है? वो लैगिंग स्ट्रैंड है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है। ऑन लीडिंग स्ट्रैंड on the leading strand the continuous synthesis of DNA takes place। लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का कॉन्टिन्यूअस निर्माण होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या होता है? ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस takes place। ये discontinuous synthesis क्या है? Synthesis takes place in segments। सिंथेसिस सेगमेंट्स में होती है, नोन है, तो कहते क्या है? ओकाजाकी सेगमेंट्स। इन्हें कहा जाता है। ऑन लाइनिंग स्ट्रैंड द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। याद रखते हुए कॉन्टिन्यूअस एंड डिस, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का मतलब एक टुकड़े में सिंथेसिस। ये जो टुकड़े होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम ओकाजाकी सेगमेंट्स कहते हैं।
These segments are known as Okazaki segments. ठीक है। ये टर्म याद रखना है, कंटिन्यूअस लीडिंग पर, इस कंटिन्यूअस लैगिंग पर सेगमेंट्स ओकाजाकी सेगमेंट्स कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। इससे पहले आपने जान चुके दोनों स्टैंड की कॉपी होती है, पता है दोनों स्टैंड की कॉपी। डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होता है कि निर्माण नए स्ट्रैंड का सबसे पहले 5 प्राइम एंड बनता है। कौन बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल the 5 prime end of DNA is formed. So it requires 3 prime end of template. जो पुराना स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट कहते हैं, और चूंकि नए स्ट्रैंड का 5 प्राइम पहले बनता है तो फिर इसके सामने एंटी पैरेलल कौन रहेगा? 3 रहेगा। तो ये 3 की डिमांड करेगा। 5 बन रहा है तो 3 की डिमांड करेगा। अब जरा अभी पोलरिटीज की देखिए, आप डायग्राम से बता रहे हैं। देखिए इसकी पोलरिटी देखिए आप, आपके पास ये देखिए ये 2 स्ट्रैंड्स हैं 3, 5, इसको हमने बोला लीडिंग है। आपके पास दूसरा स्ट्रैंड है 5, 3, हमने इसे बोला लैगिंग। तो पहले इनका सेपरेशन होगा, अनवाइंडिंग होगी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। 3, 5, 5, 3 ये देखा 5 प्राइम एंड पहले होगा तो लीडिंग स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी। कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस मतलब यहां से स्टार्ट हो गया, 3 के सामने कौन बनेगा? 5 प्राइम एंड बनेगा 3 के सामने। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस दिशा में ये प्रोग्रेस करता हुआ आगे यहाँ पे आएगा और 3 प्राइम एंड इसका बन रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि इसकी स्टार्ट जो होती है वो एक पॉइंट पर होती है। जब स्टार्ट हो गया तो बीच में ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि इसका टर्मिनल नहीं आ जाता है, जब तक ये कंप्लीट स्ट्रैंड कॉपी नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस रुकता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सिंथेसिस। जबकि दूसरे में हम देखें यहाँ पर अपोजिट पोलरिटी है, यहाँ पर कर लेंगे ये है स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 5 प्राइम, एक स्ट्रैंड ये बनेगा, फिर 5 प्राइम, फिर दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, जहाँ खत्म होगा वो 3 है ऐसे, फिर क्या होगा? 5 प्राइम शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा? 3 पर। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं है, बल्कि ये कैसे हो रही है? ये सेगमेंट्स में हो रही है, और इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट्स। ओकाजाकी सेगमेंट्स। तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस टुकड़े में होगी। ये छोटे छोटे सेगमेंट बाद में आपस में जुड़कर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए का, परंतु निर्माण को टुकड़े में होता है। आगे चलकर ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये तीनों जितने सेगमेंट होंगे सब जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी निर्माण अलग अलग होता है, छोटे छोटे टुकड़े में इनका निर्माण होता है। ये कंटिन्यूअस है
डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। कन्या, आपको लग रहा है कि इसके पहले बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं बायोलॉजी? लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब बहुत दिन बाद नहीं पढ़ रहा है, ऐसी फीलिंग नहीं चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। पोलरिटी क्या है? 5 प्राइम से निर्माण शुरू होता है और इसका 3 प्राइम एंड बाद में बनता है, इसलिए इसको एंटी पोलरिटी, इसकी मतलब एंटी पैरेलल चाहिए सिस्टम। तो जहाँ पर 5 है वो ऐसे टेम्पलेट को इस्तेमाल करेगा कि उस पर 3 हो सके, इसलिए डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ है तो टेम्पलेट 3 5 है। और यहाँ पर टेम्पलेट चूँकि 5 3 का है तो इस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा पीजीटी में, आपका ये समझेंगे। जितना है हम आपको बताओ, पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए जिन पर सवाल आ रहे हैं उनको हिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतना ही कुछ नहीं बोलना, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मैकेनिज्म। डीएनए का निर्माण करने के लिए मैकेनिज्म की बात करें कैसे होता है। तो डीएनए के निर्माण के लिए जो मटेरियल हमको चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या सामग्री चाहिए, है कि नहीं? पनीर चिल्ली बनाना है तो फिर आइटम क्या होना चाहिए? पहले से तैयारी करेंगे आप कि कोई रेसिपी तैयार करनी है तो उसमें उसके रिक्वायरमेंट तो हमें नोट करना पड़ेगा क्या क्या है। अब आपको पता है कि डीएनए का निर्माण होना है तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, कितने लोग बताएंगे? डीएनए के निर्माण के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? आप हेल्केज पे न जाइए, डोंट बी पर्टिकुलर। आप कहिए एंजाइम से, बिना एंजाइम के पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, राइट? पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, इसमें होना क्या है? डीएनए का निर्माण। डीएनए का निर्माण होता कैसे? डीएनए माने क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होगा कि कई न्यूक्लियोटाइड चेन में जुड़ रहे हैं आपस में। कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। जैसे आप एक माला बनाते हैं तो सामग्री क्या चाहिए? धागा और मोती, और सुई चाहिए। तो सुइया में मोती पिरोते जाते हैं, धगुआ में जाता रहता है, वो माला बनता रहता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर मोती कौन है? मोती एक मोनोमर यूनिट है जिसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई मोनोन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक करते हैं। जरा देखिए कैसे होता है। मिटा दे रहे हैं सारा, इस सब मिटा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हमको क्या बनाना है? हमको डीएनए बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। वी हैव टू फॉर्म, क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमें ये बनाना है, हमको ये बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें बनाना है, ठीक है? पॉली मतलब कई, न्यूक्लियोटाइड विद मोनोमर्स। इसमें क्या होगा? दिस रिक्वायर्स द यूनियन ऑफ more than one nucleotides this requires the union of more than one nucleotides। ये एक से अधिक इस घटना को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसमें। अब ये पॉलीमराइजेशन के लिए मोनोमर हमको चाहिए। द मोनोमर इज, यहाँ पर मोनोमर कौन है? इसको बोलेंगे मोनो न्यूक्लियोटाइड। जिस मोनोमर मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन आप करा रहे हैं दरअसल में वो है कौन? वो मोनो न्यूक्लियोटाइड है। वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है।
एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की बनावट पहले भी बता चुके हैं हम। इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, इसको बोलेंगे शुगर एस। इसके साथ एक नाइट्रोजन बेस होता है और इसके साथ एक फॉस्फेट होता है। यही ना है वो मोनोमर यूनिट। इस मोनोमर यूनिट को हमें क्या करना है, लिंक करना है दूसरे मोनोमर यूनिट से। ये पहला मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, हमें इनको आपस में जोड़ना है। यही काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यही काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन कि ये जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड एस्टैब्लिश होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी बात जो है, पेंटोज शुगर तो फिक्स है कि अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज होगा। इसका कोई निर्णय लेना है क्या, ये तो ऑलरेडी निर्णित है, ये निर्णित है, मतलब ये डिसाइडेड है कि पेंटोज शुगर इसमें अगर कोई आएगा तो वो डीऑक्सीराइबोज ही होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, तो इसकी तो हमें चिंता ही ना करना है कि कौन सा राइबोज जुड़ेगा, कौन सा पेंटोज जुड़ेगा। इट इज ऑलरेडी डीऑक्सीराइबोज डिसाइडेड। ठीक, फॉस्फेट भी आपका पहले से ही डिसाइडेड है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट डोनर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। नाउ इट इज आल्सो डिसाइडेड, ये भी डिसाइडेड है। इसके बारे में कोई निर्णय लेना है क्या, बिल्कुल नहीं लेना। फिर निर्णय कहाँ लेना है, निर्णय लेना है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस यहाँ पर आएगा। अब नाइट्रोजन बेस वही आएगा, सपोज करो कि आपका 3 प्राइम 5 प्राइम चेन ये, और यहाँ नंबर 1 पर एडेनिन है, नंबर 2 पर थाइमिन है, साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन थाइमिन है और एडेनिन है। सपोज करो कि ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा, इसका वाला न्यूक्लियोटाइड वो कौन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसका ये मतलब हो गया कि पेंटोज शुगर यहाँ पर कौन है, ये यहाँ पर फॉस्फेट होगा, और इसके सामने कौन आएगा, इसके सामने डी आएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो, अर्थात अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू करें तो आपको मालूम है कि 5वें नंबर पर जो कार्बन बैठा है इसके साथ कौन जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो स्टार्ट तो हो गया, किधर से स्टार्ट, किधर से हुआ, 5 प्राइम पहले बन रहा है। क्यों बन रहा है 5 प्राइम, क्योंकि इसका फॉस्फेट 5वें कार्बन पर फ्री है, इससे अटैच, लेकिन फिर और किसी से नहीं जुड़ा है। तो ये क्या है, लहरा रहा, हवा में लहरा रहा है। तो इसका कौन सा एंड बना पहले, 5 प्राइम एंड, और आगे ये चेन बढ़नी है। तो पहला तो मोनोन्यूक्लियोटाइड डिसाइड हो गया, और इनके साथ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक, अब इस चेन को हम ग्रो करा। अगला इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, अब अगला अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा लाया जाएगा, अगला इसमें देखेंगे ये फॉस्फेट है, तो यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, एडेनिन, तो इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अभी है, लेकिन ये और ये आपस में जुड़े नहीं है अभी, बस पॉलीमराइजेशन में। यही सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम इन दोनों के बीच करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको इन दोनों को जोड़ देना है। कौन से बॉन्ड से, बस इस लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, बॉन्ड कौन सा बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर। बात समझ में आई। अगला नाइट्रोजन बेस कौन आएगा, जी, बाकी दोनों वही रहेंगे, शुगर और फॉस्फेट, लेकिन आएगा कौन, गुआनिन आएगा। तो ये तय किया जाता है कि टेम्पलेट में किस नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंटेशन होना है। तो हमने पहले नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंटेशन थाइमिन देकर कर दिया, दूसरे वाले को एडेनिन देकर कर दिया। अब साइटोसिन से एडेनिन तो जुड़ेगा नहीं, तो हमको चाहिए कौन सा, गुआनिन चाहिए, तो गुआनिन लेकर के अगला आएगा। अब देखिए ये गुआनिन लेकर आ गया और ये फॉस्फेट, फिर इसमें वही फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगा। तो दो काम होना है, कौन कौन सा, एक तो फॉस्फोडाइएस्टर से इनको दोनों को आपस में जोड़ना है, और दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश करना है। ये सारा काम कौन करता है, घर बनाते समय आपको पता है कि एक राजगीर होता है जो कि बैठा होता है दीवार के पास, और एक होता है लेबर जो ईंट लेकर आता है और मसाला देता है।
और वो बैठा है कन्नी और बसली लेके यहाँ पर, तो कहा भैया क्या लेके आओ, ईंटा लेके आओ, और क्या मांगिस, कहीं मसाला लेके आओ। तो एक ईंटा पहले जुड़ा है, दूसरा का लगा के बीच में मसाला लगा के जोड़ दिया। यही काम यहाँ होता है। राजगीर की तरह से काम करने वाला कौन है, वो एक एंजाइम है। वो कौन है, वो एक एंजाइम है, और उसका नाम क्या है, जो काम हो रहा है उसी के आधार पर उसका नाम है। काम क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन। तो फिर एंजाइम का नाम क्या होगा, पॉलीमरेज। किसका पॉलीमराइजेशन, डीएनए का। तो नाम क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज। किसका टेम्पलेट इस्तेमाल हो रहा है, डीएनए का। तो नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज डीएनए। डन या आपका सही है ना। क्या नाम दिया हमने इसका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। काम क्या हो रहा है, पहले इस टेम्पलेट को देख लिया, देखने के बाद तैयारी हो गई, चलो भैया क्या करना है, चलो बुलावा आया है, टेम्पलेट ने बुलाया है। किसको बुलाया है, तो कह रहे हैं कि एडेनिन ने बुलाया है। तो एडेनिन किसको पुकारेगा, थायमीन आ जाओ, तो थायमीन आएगा। और ये किसको बुलाएगा, एडेनिन तुम आ जाओ। फिर क्या बुलाएगा, ग्वानिन तुम आ जाओ। ये क्या है, ग्वानिन तुम आ जाओ, साइटोसिन तुम आ जाओ। इस प्रकार से यहाँ पर क्रम डिसाइडेड होता है कौन से नाइट्रोजन बेस को लेकर के न्यूक्लियोटाइड आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कौन है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सब सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट पर ही काम करता है कौन, एंजाइम। एंजाइम किस पर काम करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करता है। तो यहाँ पर भी कौन काम करेगा, एंजाइम काम करेगा। नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। किस पर काम करेगा, सबस्ट्रेट पर काम। ठीक, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, ये तो इतना पता हो गया ना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डीएनए पॉलीमरेज। ये काम होने जा रहा है, जो आप समझ गए, यही काम होने जा रहा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड है और पॉलीमराइजेशन हो रहा है। इस दोनों लाइन को हमने आपको डायग्राम से समझा दिया है। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स ये हैं दोनों, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा, ये वाला। इसको नाम क्या देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये डीएनए रेप्लिकेशन में होने क्या जा रहा, अब तक आप समझ चुके हैं कि यही होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी भी देता है और सबस्ट्रेट की तरह से भी, तो वो एडेनोसिन ट्राई। कौन है, एडेनोसिन ट्राई और ग्वानोसिन ट्राई, वो भी तो होता है ना, जीटीपी भी तो होता है, और एडेनोसिन होता है। यूरेसिल और वो नहीं, वो एनर्जी नहीं देते, लेकिन जीटीपी और एटीपी ये दोनों एनर्जी सप्लायर होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, हाई एनर्जी कंपाउंड। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड, अभी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या चीज़ होता है, मिटाएं इसको ना, ना मिटाएं, क्या पूरा पूरा हमेशा पीछे रहती है, समझने लगते बहुत ध्यान से सुनते, उसको पॉइंट छूटे नहीं। कल जो आप लोगों को वीडियो भेजा था मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का, वो समझ में आ रहा था या ये समझ में आ रहा, ये वाला है ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। हाँ, यही मामला है, ऑफलाइन चल रहा है। अब सोचिए जरा, ऑनलाइन वाले नुकसान करते नहीं करते, घर बैठ कर बिना मतलब घर बैठे आलस से आ गया, देखा देखा नहीं देखा, नहीं देखा सब नहीं हो गया। अभी जब वीडियो जाएगा ना, कहीं यहाँ को भी भूल रहे जाएंगे, घर ही बैठे ऑनलाइन चल रहा। होलिया खेली ना कहीं, घर बैठ है इसमें तो आपको वीडियो देखना, वॉइस प्रॉब्लम ऐसा है। चलिए नया तैयार हो रहा है, ये एप्लीकेशन पर डबल जोन पसंद आवे को, और जोन खराब लगे हम डिलीट कर दे, हम खराब लगे हम डिलीट कर दे। देखो ऐसा है, वो पहले का वीडियो है, किसी टीचर का अगला लेक्चर पहले से अच्छा होता है हमेशा। देख लिया सभी ने, अब मिटा रहे हैं इसको, आगे चल रहा है। अभी हमने एक स्टेटमेंट जारी किया, मिटाएं इसको, देखो हमारे रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, और
सबसे पहला कौन आया? मोनोमर्स हमको चाहिए। ये मोनोमर्स कौन है? हमको ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये कितने प्रकार का होता है? डीएनए में अगर देखें तो 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं। इनमें से ये और ये दोनों हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों, एक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और दूसरा क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये है AMP और ये कौन है? GMP। लेकिन ये दोनों प्राप्त किससे होते हैं? जरा ये तो देखिए, ये प्राप्त ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये किसमें चेंज होता है? ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अगले स्टेप में फिर क्या होता है? लेकिन यहाँ पर जो टूट रहा है ऐसे नहीं टूटेगा, बल्कि कैसे टूटेगा? ये हो जाएगा AMP और क्या टूटेगा? ऐसे। और बस यही मॉलिक्यूल जो होगा तो कौन है ये? सब्सट्रेट। लेकिन क्या ये एनर्जी दे सकता है? नहीं। एनर्जी कौन देगा? इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? एक्स एज the substrate molecule as well as the energy supplier। ये है आपके सामने, यही स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा है। ATP acts as the substrate as well as the energy supplier। यहाँ पर एक तरफ एनर्जी दे रहा है, वहीं पर एक सबस्ट्रेट की तरह से एडेनोसिन भी उपलब्ध करा है। और इसी प्रकार से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का होता है GTP का। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर GMP प्लस PPI। अब यहाँ पर देखें तो ये सबस्ट्रेट है, लेकिन इसमें एक्सेस एनर्जी नहीं है। एनर्जी किसके पास है? हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये दो ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? एनर्जी भी सप्लाई कर सकते हैं और सबस्ट्रेट की तरह वर्क भी कर सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग केवल ATP के बारे में है आपकी किताब में, NCERT में। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क कर रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं DNA रेप्लिकेशन में। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, बहुत गंभीरता से करना है। आप मिटा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन से मॉलिक्यूल है जो एनर्जी भी देते हैं और सबस्ट्रेट भी हैं, तो ATP और GMP। ठीक है, नेक्स्ट हम सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट समझ गए कि सबस्ट्रेट में ही आएगा। अब दूसरा क्या है रिक्वायरमेंट? वो है एंजाइम्स। कौन है? एंजाइम्स की बात करेंगे। जो एंजाइम्स यहाँ पर लगने वाले हैं DNA रेप्लिकेशन में, जरा उनके बारे में जानिए। एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड।
देखिए कि एंजाइम्स कौन कौन से लगने हैं। अब आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके लिए एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, डबल स्ट्रैंड फॉर्म नहीं, एक टेम्पलेट चाहिए। तो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो कौन है, टेम्पलेट की जरूरत है। इट इज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए which has to be copied, जिसकी कॉपी तैयार होनी है वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होगा। मतलब ये हो गया कि इन डबल स्ट्रैंड कंडीशन द replication of DNA would not be possible. डीएनए का रेप्लिकेशन डबल स्ट्रैंड स्टेज में संभव नहीं होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, both these strands of DNA are separated, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। यहाँ पर दो एंजाइम लगते हैं, हेलिकेज और टोकोआइसोलेज, ये दो एंजाइम हैं। अगर आप अनवाइंडिंग करना चाह रहे हैं तो एंजाइम अप्लाई करेंगे, और एंजाइम अगर अप्लाई करेंगे तो द स्टेप इज नोन एज अब इसे अनवाइंडिंग करें। द स्टेप इज नोन एज अनवाइंडिंग। आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया है और यही नेचुरल होता है। दिस मेथड इज नेचुरल प्रोसेस, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। सेपरेशन, फास्ट सेपरेशन हो सकता है यूजिंग हीट। दूसरा क्या है भाई, अप्लाइंग हीट। डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा स्टेप इज नोन एज स्टेप इज नोन एज हम इसे कहते हैं इट इज नोन एज मेल्टिंग। हम इस स्टेप को मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। क्या ये नेचुरल है? नो। नॉट पॉसिबल इन लिविंग सेल नेचुरली, ये संभव नहीं। आर्टिफिशियल हो सकता है लेबोरेटरी में, पीसीआर में यही काम करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यही काम होता है, जहाँ पर हम हीट अप्लाई करते हैं। इट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फास्ट रेप्लिकेशन अगर करना चाहते तो वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे आपको कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बात भी समझ गए कि हमको एंजाइम की जरूरत है। एक पहला हो गया सबस्ट्रेट, दूसरा एनर्जी सप्लायर, तीसरा क्या है, एंजाइम चाहिए हमको।
कौन कौन से चाहिए? पहले हेलिकेज और टोपोइसोमेरेज क्या करना है, इनको अलग करना था स्टूडेंट। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्राइमेज चाहिए। प्राइमेज हमको चाहिए फॉर प्राइमर सिंथेसिस। प्राइमर का निर्माण करने के लिए हमको प्राइमेज चाहिए। पता है आपको, जैसे लकड़ी का पेंट पे डायरेक्ट नहीं चढ़ता जब तक आप प्राइमर नहीं बनाते हैं, कुछ इसी तर्ज पर जब तक हम प्राइमर न बना लें तब तक डीएनए का निर्माण शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए लगभग 9 से 10 बेस पेयर लॉन्ग एक प्राइमर बनता है। अभी आगे प्रोसेस में बताएंगे मैकेनिज्म में। 9 से 10 बेस पेयर लंबा प्राइमर चाहिए और उस प्राइमर का निर्माण प्राइमेज करता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। शॉर्टकट में हम इसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा इसको। नेक्स्ट स्टेप, हमने एंजाइम जान लिया, सबस्ट्रेट जान लिया, एनर्जी सप्लायर जान लिया, ये सब जान लिया। अब आगे बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने में? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में काम होता है इसका। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स। इनिशिएशन, एलॉन्गेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत होना, प्रारंभ होना, शुरुआत। दूसरा क्या है? विस्तार और समापन। चेन की शुरुआत होना, इनिशिएशन। जब मकान बनता है तो सबसे पहले नींव की ईंट रखी जाती है। तो पहली ईंट रखना क्या है? शुरुआत हो गई। यक्का ईंट रख दिया, बस इनिशिएशन का काम खत्म। और बाकी सब क्या होगा? विस्तार होगा। माला में पहली मोती पिरोना इनिशिएशन है। बाद की जितनी भी मोतियाँ आएंगी उसकी केवल लंबाई बढ़ाएंगे, और लंबाई बढ़ाने को एलॉन्गेशन कहा जाता है, विस्तार करें। तो माला बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे आप मोती डालते जाएंगे उसमें। और लास्ट में जब अपनी मोती डाल लेंगे तो कह देंगे बस और नहीं, अब और नहीं, बस काम खत्म है। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेट कर जाएगी, प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, प्रक्रिया रुक जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम इनिशिएशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ इनिशिएशन। सबसे पहले हम इनिशिएशन, प्रारंभ होना। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया है
कि डीएनए का रेप्लिकेशन डबल स्ट्रैंड स्टेज में नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया शुरू होगी। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए को सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनवाइंडिंग करेंगे। अब आपको पता है कि हमारा जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना भैया, बहुत लंबा है। कितना लंबा है? देखो, बहुत लंबा है। कितना लंबा है? जैसे 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को अगर आप एक किनारे पर ऐसे पकड़ लो, एक रस्सी दूसरा का, बिजली जैसे तार 10 मीटर है, बिजली वाला तार 10 मीटर है, एक तार लाल रंग का है, एक करिया रंग का है कि नहीं? तो एक तार ये चुटकी से पकड़ो, एक इधर और पकड़ के ऐसे खींचो, खुलेगा तो, लेकिन थोड़ी दूर तक ही खुलेगा बस। अगर आप कहो कि एक बार पकड़ के मार झर से खुल जाएगा, नहीं समझ पा रहे आप। ये समझो बिजली तार है, तो एक हाथे से पकड़ो, ऐसे खींच दो, ऐसे घर से ऐसे खींच दो, तो ये निकल जाएगा क्या? हाँ, खट 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 कई जगह से टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो तनाव यहाँ पर बढ़ेगा। नहीं तनाव बढ़ेगा, ऐंठन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? ऐंठन बढ़ जाएगी। इसलिए डीएनए को एक स्टेप में हम नहीं खोल सकते पूरी तरह से। ये पकड़ा दोनों कहीं मिले हुए, तो इधर चलो 3 5 इधर चलो और 5 3 इधर चलो, 3 5 इधर चलो और 5 3 इधर। जरा सम के टांग छोड़ो है तो उखाड़ लेने से, 1 2 इधर 5 इधर 1 2 इधर, दोबारा लप 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 करके आगे जुड़ गई थी। आवाज देखा कि नहीं देखा है? देखा है ना? जरासंध और भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई, भीम की सगरों लड़ाई में नहीं रहे, भगवान जी रहे, बिना उनके मर्जी पत्ता नहीं हिला महाभारत में। तो कहते जरासंध बहुत अत्याचारी था, तो उसको मारना है। भगवान श्री ब्राह्मण के रूप में आ गए और वो ऐसे मौके पर गए थे कि वो मांगने वाले को निराश नहीं करता था। उसने कहा ब्राह्मण मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ऐसे मौके पर आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 2 दियो तो चाहता हूँ। कहने लगे, हंसने लगा, अभिमानी था। हाँ, ब्राह्मण, वो भी लड़ाई। कहे जी हाँ, वो भी आपसे 2 दियो। कहे तुम करोगे? तो कहने लगे ये नहीं, प्रश्न ये नहीं है कौन करेगा, आप तैयार हो या नहीं? लड़ाई के लिए योद्धा हम तय करेंगे कौन होगा, लड़ना आपको है। तो कहने लगा नहीं, पहले ये बताओ लड़ना किससे, कैसे डरते काहे हो, इतने बहादुर हो तो ये तो सोच रहे हो कि लड़ेगा कौन? तो लगे कि भीम से लड़ाई होगी। तैयार हो गया वो, उसके बाद वो एक पत्ती लिए जैसे फाड़ के ऐसे फेंक दें, कैसे ऐसे फेंक दिया। तो भीम ने समझ लिया कि टांग उखाड़ के फेंके थे, मार मार के गिरा दिया जरासंध को। एक टकरी पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच लगे, झड़ 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 उलट चली गई। एक टकरी है, पकड़ झड़ 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 उलट चल गए। यहाँ भी वही होता है कि दरअसल में आप एक साथ पूरा खोल नहीं सकते, एक तरफ खोलो दूसरी तरफ तुरंत चला जाए। जैसे वही काकी एक टकरी पकड़ के इधर फेंकी, टू इधर, वो दोनों सारे दूर दूर रहे, तो क्या लप 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 आए को झट से जुड़ गए, फिर हंसने लगा। ऐसे किया ना, हमारा देखा होगा तो कई बार ऐसा काम किया उन्होंने। अब भीम जी ने कई बार ऐसा किया, तो टकरिया सारे पकड़ के ऐसे इधर से पकड़ा, एक उठा के मारो से इधर फेंके, इधर फेंके, फिर लप 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 ऐसे कर, ऐसा करता था। परेशान हो गए एकदम से। भगवान श्री कृष्ण ने फिर छल किया। उन्होंने कहा भीम भैया, अरे तू यार पता नहीं क्या बतावा करत हो, भाई करें साथ फिर जुड़त है। कह रहे भीम भैया, हाँ, मतलब क्या? उल्टा फेंको, तो उल्टा फेंको, तू इधर फेंको, तू उधर फेंको, ऐसे डीएनए को इधर फेंक दो, तू इधर उल्टा हो जाए। एक नाइट्रोजन बेस एक तरफ फेंके, ये तरफ पलटी न पाए, जुड़ी न पाए। ऐसा नहीं होता है कि जब आप इसको अनवाइंडिंग कर रहे हैं ना, तो एक तरफ अनवाइंडिंग करें, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, तो एक तरफ अनवाइंडिंग करते जाओगे, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि दोबारा फिर जुड़ जाएंगे। है तो बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री, तो पेयरिंग हो जाएंगे, फिर से सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो कह रहे हैं कि साहब डीएनए पूरा मत खोलो एक तरफ से, नहीं इतनी ऐंठन पड़े, कई जगह से टूटेगा। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूट गए जुड़े नहीं और जुड़े गांठ। रहीमन धागा डीएनए का मत तोड़ो चटकाए, और टूट गए जुड़े नहीं और जुड़े तो म्यूटेशन। क्यों ऐसा होगा? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नाइट्रोजन बेस अलग अलग हुए तो अपनी जगह सही पेयरिंग कर लेंगे। ये गलत पेयरिंग भी कर सकते हैं साहब, और अगर ये गलत पेयरिंग करते हैं तो दिस विल ब्रिंग द सिचुएशन वेयर म्यूटेशन अकर्स। ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब म्यूटेशन हो जाएगा। एंड एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन ड्यूरिंग द कॉपी ऑफ डीएनए इज नोन एज कॉपी एरर म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसको? डीएनए का रेप्लिकेशन होते समय अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया तो हम इसको कॉपी एरर म्यूटेशन। करेक्शन में अगर देखिए कहीं पर गड़बड़ी हो गई, तो अक्सर आप कोई किताब लिखते हैं तो उसको प्रूफ रीड किया जाता है। यहाँ पर भी प्रूफ रीडिंग होती है, पूरी मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको खोलना है तो कहीं डीएनए बहुत लंबी है, लंबा है, क्या है? डीएनए इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है। वन स्टेप अनवाइंडिंग, वन स्टेप कंप्लीट अनवाइंडिंग, एक स्टेप में और भी कंप्लीट हो जाए। वन स्टेप कंप्लीट अनवाइंडिंग नॉट पॉसिबल। एक स्टेप में अगर चाहो कि पूरा इसको खोल लो, ये संभव नहीं है। इसलिए हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खोलते हैं, इसलिए अनवाइंडिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टार्ट होता है। सो द अनवाइंडिंग स्टार्ट्स at a particular point इसे हम नाम क्या देते हैं? ये नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसे कहा जाता है। इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज, हम इसको शॉर्ट में ओरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरी। ध्यान रहे कि जिस डीएनए में ओरी नहीं है वो अपने दम पर रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस डीएनए में ओरी नहीं है वो अपने दम पर रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। है क्या एनर्जी कंजर्वेशन? प्राइमरी काज यही है। एनर्जी कंजर्वेशन तो उसका सेकेंडरी बेनिफिट है। एनर्जी कंजर्वेशन सेकेंडरी बेनिफिट है कि ताकत लगाए हुए हैं, खोलते चले जा रहे हैं और वहीं पर दम लगाए हुए हैं और स्टैंड खुल ही नहीं रहा। तो एनर्जी कंजर्वेशन निश्चित रूप से एक पर्पज है इसका, लेकिन दूसरा पर्पज ये है कि खुलेगा वहीं से जहाँ हो रही है? हाँ, लेंथ में लेंथ नहीं, प्राइमरी तो ये होगा कि वो पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट पर खुलेगा और वहाँ से खुलेगा तो थोड़ा सा हिस्सा खुलेगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? रेप्लिकेशन आई और रेप्लिकेशन फॉल की स्टेब्लिश करेंगे, आगे हम बताएंगे आपको। बिल्कुल उस प्रकार से समझ लो कि दिल्ली में जो बिल्डिंगें गिराई जाती हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें क्या होता है? वो हम ऊपर छत चढ़ गए और एक ईंटा गिरा हुआ, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग गिराने का क्या तरीका है? कमजोर नष्ट होते हैं कि बिल्डिंग में जहाँ से ईंटा कहीं से निकलने वाला है तो एक लेयर का ईंटा एक साइड का निकाल दिया, बिल्डिंग ऐसे करवट हो गई और जैसे करवट हो गई हल्का धक्का दे दिया, पूरी बिल्डिंग बाहर गिर गई। यहाँ पर वही काम होना है कि जहाँ पर डीएनए में बेस पेयर कमजोर बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो, वो एटी रिच होता है। क्योंकि दो प्रकार का हम अभी वही बताने जा रहे हैं कि जो ओरी है यहाँ पर ए और टी की पेयरिंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप देखें इस डीएनए को, सपोज करो कि आप ये डीएनए आप देख रहे हैं, सपोज करें इस डीएनए में आप देख रहे हैं जी 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 सी सी सी, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ए टी टी ए ऐसे सपोज करें और इधर फिर जी सी सी है, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर क्या सी है, जी है, जी ऐसे ही है। सपोज करें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टी हो जाएगा ए और ये टी हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी होगा, ए होगा, ए होगा, टी। अब जरा इनकी बॉन्डिंग देखिए कैसी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब आप देखें कि ट्रिपल बॉन्ड जल्दी तोड़ लेंगे या डबल बॉन्ड, तो ये कौन सी एरिया है? ये वो एरिया है जो कमजोर एरिया है, बस यही है। ये मतलब एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर नहीं होता ओरी का, जो वेरी करता है अलग अलग में अलग अलग, लेकिन मोस्टली ये क्या होता है? ओरी जो होता है वो एटी रिच होता है। यहाँ पर ए और टी के बीच जो बॉन्डिंग होती है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ये देखिए इस एरिया में केवल 80 बेस पेयर्स हैं, इनको तोड़ना आसान है। किला जहाँ कमज़ोर है, हमला कहाँ होगा? हमला वहीं पर होगा जहाँ किला कमज़ोर है। अब बात समझ रहे होंगे कि ओरी कैसे, सबको समझ में आ गई ना बात? तो इसीलिए रेप्लिकेशन कहीं से ही नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो स्पेसिफिक है, दैट इज एटी रिच। तो ये बात ओरी के बारे में और देख लेना है कि विदाउट ओरी
देयर इज नो चांस ऑफ रेप्लिकेशन। जिस डीएनए में ओरी नहीं है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, ओरी जो है इज एटी रिच। ओरी डीएनए का वो लोकस है जो कि एटी रिच होता है। क्या होता है इसमें? 80 बॉन्ड पेयर्स ज्यादा होते हैं। लिख लिया। ओरी की चर्चा अभी जारी रहेगी, हम अपने अगले लेक्चर में इसी के आगे आपको कंटिन्यू करेंगे कि ओरी कितने होते हैं, क्या होते हैं, किसका ओरी कैसा होता है, ये सारी बात बताएंगे। ठीक है।